सपा और सुभासपा गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अखिलेश से नाराज ओपी राजभर ने मऊ में आज एक अहम बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर आज बड़ा फैसला ले सकते हैं ओपी राजभर। कल अखिलेश की तरफ से मीटिंग में न बुलाने पर नाराजगी बढ़ गई है। ये बड़ी खबर। कल अखिलेश यादव मीटिंग में उन्होंने आमंत्रित नहीं किया ओपी राजभर को, इसलिए संगठन समीक्षा बैठक होने लग गई आज सुभासपा की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, और नाराजगी बढ़ी हुई बताई जा रही है ओपी राजभर की। और आज शाम 4 बजे तक ये समीक्षा होगी, ये बैठक होगी और इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट हमें मिल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, खासकर विपक्ष की राजनीति से जुड़ी हुई। विपक्ष का जो ये गठबंधन है, इसमें दरार के संकेत पहले ही मिल रहे थे, लेकिन अब ये बैठक इस मामले को और आगे बढ़ा सकती है। मऊ में ये बैठक आज। तो क्या गठबंधन टूटने वाला है? अभी सवाल मौजूद है। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट, सपा और सुभासपा के बीच दरार पर केशवदेव मौर्य का बयान आया है। महादल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने एबीपी गंगा से कहा है कि अखिलेश को रिश्ते निभाने नहीं आते हैं। बड़ा अटैक केशवदेव मौर्य का। अखिलेश यादव को राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है, यह भी कह दिया है केशवदेव मौर्य ने। अखिलेश को अच्छे लोग पसंद नहीं है, अगला आरोप उनका यह है। और जब सम्मान नहीं देंगे तो कोई उनके साथ क्यों रहेगा, यह भी केशवदेव मौर्य ने कहा है। अखिलेश के कई फैसले तुरंत ले लेना नुकसानदायक है, यह भी उनके बयान का हिस्सा है। तो केशवदेव मौर्य को अवसर मिला, पिछले दिनों वो आहत हुए थे, उन्होंने अपने आप को अलग किया था, अब उन्होंने आक्रमण किया है अखिलेश यादव पर। और एक बड़ी अपडेट इस वक्त मेरठ से हमें मिल रही है। 5 रोहिंग्या के फर्जी पासपोर्ट जारी होने का मामला सामने आ रहा है। एसपी सिटी की जांच में 4 दारोगा दोषी निकले हैं। फर्जी कागजातों के जरिए ये पासपोर्ट बनवाए गए थे। अब एसपी सिटी ने एसएसपी को जांच रिपोर्ट भेजी है। दरअसल पिछले साल एटीएस ने म्यांमार से मानव तस्करी करने वाले हाफिज शफीक नाम के शख्स को पकड़ा था, जिसने साल 2016 में फर्जी कागजातों के जरिए मेरठ में पासपोर्ट बनवाया था। और इतना ही नहीं, पकड़े गए रोहिंग्या के पासपोर्ट भी बनाए गए थे। इसके बाद एटीएस ने मामले की जांच मेरठ पुलिस को सौंप दी थी और अब इस बात का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर मेरठ से, 5 रोहिंग्या के फर्जी पासपोर्ट बनाए गए। इनके बारे में जानकारी करी गई तो पता लगा कि ये इनके द्वारा अपने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, पैन कार्ड और स्थानीय सभासद वगैरह से प्रमाणित करा करके जो इन्होंने अपना प्रमाण पत्र दिया था, उसके आधार पे इनको यहाँ के नागरिक मानते हुए इनकी पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई किया गया था, जिस पर इनके पासपोर्ट बन गए। लेकिन जब ये जानकारी हुई तो इसके संबंध में जांच करी गई है और ये जांच करने के जो दोषी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पासपोर्ट की जाँच करी गई थी एप्लीकेशंस की, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारी की बात आपने सुनी। हमारे सहयोगी सनु शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो इस मामले पर और रोशनी डालेंगे, हमें बताएंगे कि कौन कौन से लोग इसके लिए दोषी हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सनु जा, ये संभव कैसे हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ देखिए, मामला वाकई बेहद गंभीर है और जिस तरीके से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे साफ हो जाता है कि म्यांमार से लेकर मेरठ तक एक ऐसा एक बड़ा सिंडिकेट और एक ऐसा बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो फर्जी आधार कार्ड बनाने में निपुण हैं और पैन कार्ड भी फर्जी बनवा दिए जाते हैं, राशन कार्ड फर्जी बनवा दिए जाते हैं और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी बनवा दिए जाते हैं। मामला बेहद गंभीर है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जब इस मामले में जांच करी तो 4 दरोगा इसमें दोषी पाए गए कि उन्होंने गहनता से और गंभीरता से जांच नहीं की, इसलिए जो रोहिंग्या हैं उनके पासपोर्ट बना दिए गए और अब उस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। एसएसपी को जांच सौंपी गई थी और उन्होंने जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी और एसएसपी के स्तर से भी ये जांच रिपोर्ट आज शासन में चली जाएगी। पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2021 की बात करें तो एटीएस ने म्यांमार से जो मानव तस्करी करने और जो हवाला का पैसा है उसको कहीं ना कहीं लाने ले जाने का जो मामला है, उस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। 4 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें एक हाजी शफीक भी उसमें शामिल था, अजीजुर रहमान, मुजफ्फर रहमान और मोहम्मद इस्लाम। ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो हाजी हाफिज शफीक है उसका जो पासपोर्ट है वो मेरठ से बना था। एटीएस ने मेरठ पुलिस को जांच सौंपी और मेरठ पुलिस ने जब ये जांच करी तो पता लगा कि लिसाड़ी गेट के कागजातों के आधार पर जो हाफिज शफीक है उसका पासपोर्ट बना था और
जब जांच और आगे बढ़ी तो पता लगा कि जो अबू आलम नाम का भी एक रोहिंग्या है, उसका बेटा अजीज है, रिहाना और रोमिना, इन 4 रोहिंग्याओं के जो पासपोर्ट है वो भी यहाँ मेरठ से बने थे। इनमें से जो 3 है वो लिसाड़ी गेट इलाके का और एक कोतवाली इलाके का है। अब इस मामले पुलिस की जो जांच है वो और भी आगे चल रही है कि आखिर वो कौन ऐसा गिरोह है, कौन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए, फर्जी यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, यहाँ पर फर्जी पैन कार्ड बनवाए गए। तो कोई एक ऐसा बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो इस तरह के फर्जी कागजात और नकली कागजात बनवाने का काम करता है बिना कुछ सरकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के। संभव नहीं है। वो कौन लोग हैं जो सिस्टम में बैठकर इस तरह का काम कर रहे हैं। मामला चूंकि रोहिंग्याओं से जुड़ा हुआ है, बेहद गंभीर मामला है और हाफिज शफीक से एटीएस को कई और अहम जानकारियां भी हाथ लगी। अब देखना यह होगा कि जो 4 दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तो लिख दिया गया है 4 दरोगा के लिए, लेकिन जो 2016 की बात करें तो तत्कालीन वो पार्षद कौन था कि जिसने अपनी ओके की रिपोर्ट दे दी थी। नगर निगम मेरठ के वो कौन से अफसर हैं कि जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिए थे। अगर यहाँ बात करें राशन कार्ड कैसे बना दिए गए, अगर उनके आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड कैसे बना दिए गए। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा नेक्सस मेरठ में काम कर रहा है, उसको तोड़ पाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 4 दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, जिस नेक्सस और सिंडिकेट के बारे की आप बात कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या जरूरी है कि मेरठ से ही ऑपरेट कर रहा हो? उसका दायरा व्यापक भी हो सकता है। क्या इस बारे में पुलिस के अधिकारी कुछ कह रहे हैं कि इस दिशा में उनकी जांच कहां तक पहुंची है? हाँ, देखिए, पुलिस के अधिकारी एक एक बिंदु की गहनता से जांच कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि म्यांमार से जो हाफिज शफीक है वो मानव तस्करी और हवाला के पैसे का वहां से कारोबार कर रहा था, लेकिन उसने मेरठ से अपना पासपोर्ट क्यों बनवाया? जो 4 और रोहिंग्याओं की बात निकल कर आ रही है, उन्होंने चारों ने अपना मेरठ से पासपोर्ट क्यों बनवाया? तो ऐसा हो सकता है जो एक मजबूत नेटवर्क, एक मजबूत सिंडिकेट है वो मेरठ में काम कर रहा हो। शायद इसीलिए 5 रोहिंग्याओं के जो पासपोर्ट है वो मेरठ से बने गए। 4 म्यांमार के मानव तस्करी करते हुए रोहिंग्या जरूर पकड़े गए, लेकिन एक का खुलासा एटीएस को हुआ और जब उसकी जांच की गई तो 4 और ऐसे निकल कर आए। इससे साफ हो जाता है कि खाली ये 5 रोहिंग्या ही नहीं, बल्कि मेरठ में हो सकता है कई और ऐसे लोग हों कि जिन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने पासपोर्ट बनवा लिए हो, फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हो। इसलिए म्यांमार से लेकर मेरठ तक इस कनेक्शन के तार से तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उनको तोड़ने का और कौन लोग इस सिंडिकेट में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जांच करना एक टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। हो सकता है कि जल्दी मेरठ पुलिस और ज्यादा खुलासे करे। एसपी सिटी चूंकि तेज तरार अधिकारियों में विनीत भटनागर की गिनती होती है, तो हो सकता है कि उनकी जो जांच चल रही है, अभी तस्वीर वो साफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोगों की हो सकता है जल्द गिरफ्तारी हो या कुछ ऐसे खुलासे हो कि ये लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। इस तरीके से ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन एक बात जरूर निकलकर सामने आई है कि मामले की गहनता से जांच होना बेहद जरूरी है कि लिसाड़ी गेट में रोहिंग्या रह रहे थे और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया और फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिया। उनके राशन कार्ड बन गए, उनका आधार कार्ड बन गया, पार्षद ने उस पर ओके की मुहर लगा दी और निगम ने जो है ये सब चीजें जारी कर दी। तो वाकई ये जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए और हर बिंदु पर होनी चाहिए और तय तक पहुंचा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनोज इन तमाम जानकारियों के लिए। आइए अब इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर हरिद्वार से है। कांवड़ यात्रा पर थोड़ी देर बाद एक बैठक होनी है। दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। हरिद्वार के मेला भवन में मीटिंग होगी और बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, मेला अधिकारी हरिद्वार समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर फाइनल प्लान तैयार किया जाएगा। बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा 2 वर्षों के गैप के बाद हो रही है। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी मेला भवन में हरिद्वार के। कैसे इस मेले को आयोजित किया जाए, कैसे कांवड़ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए मुख्य सचिव, डीजीपी सभी इस बैठक में शामिल होंगे और आखिरी प्लान कांवड़ यात्रा को लेकर तैयार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तभी ये मुमकिन भी हो पाएगा क्योंकि बड़े पैमाने पर ये यात्रा संपन्न होती है। कई राज्यों से कांवड़िए पहुंचते हैं हरिद्वार, तो बड़ी यहाँ पर प्लानिंग की तैयारी होनी भी चाहिए और इसी के मद्देनजर ये बड़ी बैठक हरिद्वार में मेला भवन में मुख्य सचिव, डीजीपी, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और फाइनल प्लान तैयार किया जाएगा कांवड़ यात्रा को लेकर। थोड़ी देर बाद ये बैठक 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है हरिद्वार में। 2 वर्षों के गैप के बाद, कोरोना की वजह से 2 वर्षों का अंतराल रहा, 2 वर्षों तक कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई। अब इस वर्ष फुल फ्लेज ये यात्रा होगी, इसकी प्रचंड संभावना है और कई लाख लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कई लाख कांवड़िया हरिद्वार पहुंच सकते हैं। प्रबंधन कैसे होगा मार्गों का, हरिद्वार में कांवड़ियों का,
ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने और शासन के सामने। तो कांवड़ यात्रा को लेकर आखिरी प्लान आज तैयार किया जाएगा आज की मीटिंग में। और अब हम रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। यूपी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है और समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में नेता विरोधी दल का पद खो दिया है। सपा के पास विधान परिषद में अब सिर्फ 9 सदस्य बचे हुए हैं। 10 से कम सदस्य होने पर विरोधी दल का पद नहीं रहता है। प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने यह अधिसूचना जारी की है। जो रिक्वायर्ड नंबर होने चाहिए यानी कि 10, उससे भी कम हो गए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक विधान परिषद में, और इसीलिए नेता विरोधी दल का जो पद है वो सपा के किसी विधायक के पास नहीं होगा। प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। ये बड़ी खबर और निश्चित रूप से निराशाजनक होगा ये समाजवादी पार्टी के लिए। एक और बड़ी पॉलिटिकल अपडेट आपको दे दें। भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री से मिलेंगे ये सभी नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद जो उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में भाजपा के कुल 23 सांसद राज्यसभा चुनाव जीतकर पहुंचे हैं राज्यसभा, और आज ये सभी सांसद यानी पूरे देश के सभी 23 सांसद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा की सदस्यता की शपथ भी लेंगे। और राज्यसभा के लिए मनोनीत 4 सांसदों को भी आज प्रधानमंत्री से मिलने का निमंत्रण दिया गया है। यूपी से बीजेपी के 8 और उत्तराखंड से 1 राज्यसभा सांसद भी आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। शाम के 4:30 बजे का वक्त। आज ही सदस्यता भी ग्रहण करेंगे राज्यसभा के सदस्य की ये सभी सांसद, और आज शाम को 4:30 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे सभी नए सांसद। तो ये बड़ी खबर। कुल 23 भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरे देश से चुनकर राज्यसभा पहुंचे हैं। ये आज न सिर्फ सदस्यता की शपथ लेंगे बल्कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर। आज ही ये मुलाकात होगी। शपथ भी आज, मुलाकात भी आज। सपा सुभासपा गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अखिलेश नाराज है ओपी राजभर, और मऊ में उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है अपनी पार्टी की, और गठबंधन पर आज बड़ा फैसला भी ले सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। कल अखिलेश की तरफ से मीटिंग में न बुलाने पर यह नाराजगी बड़ी है। जो दरार दिख रही थी वो और चौड़ी होती दिखाई दे रही है। तो क्या आज ही ये कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा? शाम के 4 बजे तक मीटिंग होगी मऊ में। ये देखिए आप, संगठन समीक्षा बैठक, तमाम अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है पार्टी के मऊ में। ओम प्रकाश राजभर ने, जो कि अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। और आपको एक बड़ा बयान इस वक्त मिल रहा है, उसके बारे में बता दें। सुभासपा महासचिव का बड़ा बयान है। एबीपी गंगा से उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें गठबंधन में नहीं रखना है तो साफ तौर पर क्यों नहीं कह देते कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सपा सुभासपा गठबंधन में आ रही दरार पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। एबीपी गंगा से फोन पर बातचीत करते हुए राजभर ने कहा है कि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से फोन किया गया था और ये कहा गया था कि 7 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक है, आप अपने सभी विधायकों को लेकर आइएगा। अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, जो कि महासचिव हैं सुभासपा के। अरुण राजभर जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। क्या इस वक्त स्थिति है गठबंधन की? क्या आप गठबंधन में हैं समाजवादी पार्टी के साथ या नहीं है? गठबंधन की स्थिति तो ठीक है, हम तो गठबंधन में अभी है नहीं। हम कहाँ गठबंधन से अलग हुए हैं? नहीं, अब माननीय अखिलेश यादव जी अगर अलग करना चाहेंगे तो वो तय करेंगे ना। हम कहाँ कह रहे हैं अलग होने के लिए। ऐसे तो हमारे मन में या हमारे संगठन में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जब बैठक रखी गई थी 5-6 तारीख को, हमको सूचना आई थी कि अपने विधायकों को लेकर के आ जाइएगा, लेकिन 6 तारीख को 2 घंटे बाद ये सूचना भी आती है कि बैठक कैंसिल हो गई। लेकिन अगले दिन ही देखा जाता है कि आदरणीय बेन चौधरी जी के साथ गठबंधन के साथियों के साथ बैठक करते हैं।
तो नजरअंदाज तो हमको कर रहे हैं, तो ये चीजें वो अखिलेश जी बता सकते हैं कि क्या वो हमको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। जबकि हम आज बैठक अपने प्रदेश की, हमारे हर महीने की जो मासिक बैठक होती है उसमें हम लोग आज बैठक कर रहे हैं मऊ में अपने कार्यकर्ताओं से राय मशवरा और संगठन विस्तार और आगे की रणनीति 2024 लोकसभा की सारी योजनाएं सब तैयार करेंगे। नहीं तो इसमें ये जो आपकी बैठक हो रही है मऊ में, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि आगे की रणनीति और 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें गठबंधन पर लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है आपके दल के भीतर? नहीं, गठबंधन के ये तो फैसला माननीय अखिलेश यादव जी को तय करना है ना कि वो अपने सहयोगियों को अपने साथ रख करके चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। सभी पार्टियां गठबंधन की जो है अपने अपने हिसाब से संगठन बनाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर हम गठबंधन धर्म नहीं निभाते तो हम आजमगढ़ में जाकर के 15 दिन काम क्यों करते हैं? हम धूप में दौड़ दौड़ करके हम डेली 10 मीटिंग 15 मीटिंग क्यों करते हैं? हमारे 300 साढ़े 300 कार्यकर्ता काम क्यों करते? हम तो अपने अभियान में काम में लगे हुए हैं। अब लेकिन अब चुनाव जब राष्ट्रपति का चल रहा है तो सभी पार्टियां जो वोट मांगने के लिए आएंगे उन्हीं को ना वोट दिया जाएगा। अब बिना मांगे किसी को वोट कैसे दिया जाता है? ठीक है, वोट की बात हो रही है राजभर साहब, ये तो आजमगढ़ चुनाव की बात रही, उपचुनाव की। अभी राष्ट्रपति चुनाव सामने है, आपको पहले बुलाया गया, अब आप बता रहे हैं कि फिर ये कहा गया कि बैठक रद्द हो गई है, आप मीटिंग में जा नहीं पाए। तो राष्ट्रपति चुनाव में आपका दल और आपके विधायक कैसे वोट करेंगे? अब देखिए, अब माननीय अखिलेश यादव तय करेंगे ना कि वो हमारा वोट लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, वो जिसको दिलाना चाहते हैं वो बात करेंगे तभी तो। बिना बात किए कैसे कुछ हो सकता है? हम लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग गठबंधन के साथ ही जहाँ कहेंगे वहाँ वोट किया जाएगा, जहाँ हम लोगों को विपक्ष के लोग जहाँ इकट्ठा रहेंगे वहीं रहेंगे। लेकिन अब ये अब तो भाई हमारे नेतृत्व को तय करेंगे ना। माननीय अखिलेश यादव गठबंधन के बड़े नेता हैं, गठबंधन के पार्टनर हैं, वही के मालिक हैं। वो तय करेंगे ना कि सहयोगी दलों को कहाँ लेके रखना चाहते हैं या वो छोड़ना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं तो फैसला उन्हीं को करना है कि हमको करना है। अच्छा, ये बताएं, हम तो चाहते हैं 2024 तक उनके साथ रहें। ठीक है, आप कह रहे हैं आप चाहते हैं उनके साथ रहें और आप ये भी चाहते हैं कि विपक्ष जहाँ वोट करे वहाँ पर आप भी वोट करें। लेकिन द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश आ रही हैं, यशवंत सिन्हा आ गए, उस मीटिंग में आप नहीं जा पाए, जो भी उसके कारण रहे हो। द्रौपदी मुर्मू आ रही है, वो एनडीए की उम्मीदवार हैं। अगर वो ओम प्रकाश राजभर जी से समर्थन मांगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उस दशा में आपका रुख क्या होगा? नहीं, जैसे अब तो चुनाव हमने 12 तारीख को हम डिसाइड करेंगे। 12 तारीख को हमने विधायकों को फिर से बैठक बुलाई है अपने पार्टी कार्यालय पर कि अब हम लोग इस बीच में जो रास्ते निकलेंगे, अगर हो सकता है बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुछ बातचीत करें या उनके लोगों द्वारा कुछ ऐसी सूचनाएं आए कि नहीं आप लोग मुलाकात करिए, बात करना है, तो फिर हम लोग तय करेंगे। और नहीं करते हैं तब फिर देखा जाएगा क्या होगा, आगे की बातें आगे देखा जाएगा। ठीक है, मतलब अभी इन सब विषयों पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल ये स्पष्ट कह रहे हैं पुख्ता तौर पर कि ये जो बैठक चल रही है आज आपकी समीक्षा बैठक, इसमें गठबंधन को लेकर या आगे के गठबंधन के रास्ते को लेकर आप लोग कोई समीक्षा और कोई बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसमें कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया ही जाएगा। ये हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तो राष्ट्रीय प्रदेश के लोग जो निर्णय लेते हैं आगे की रणनीति इसी को बनती है। 2024 क्या फीडबैक लेंगे और कैसे फीडबैक लेंगे कि क्या गठबंधन में रहा जाए या नहीं? देखिए क्या होता है कि एक तो जमीन पर कैसे संघर्ष करना है, जमीन पर जो हमारे एजेंडे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ते हैं, उन मुद्दों को हम जमीन पर कैसे उतारेंगे और आगे रणनीति के साथ साथ हम जिस अलायंस के पार्टनर हैं, क्या उनके तरफ से जिस तरह का हमारे साथ रोल अदा हो रहा है या जिस तरह हमारे साथ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है या सामंजस्य है क्या, धरातल पर क्या चल रही है, उस हिसाब से तय हो जाएंगे कि क्या आगे की रणनीति हमको किसके साथ। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अरुण राजभर जी। आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से आप फीडबैक लेंगे और उनसे इस बात का उत्तर मांगेंगे कि उनका कैसा गठबंधन जमीन पर चल रहा है गठबंधन के दलों के साथ, यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके कार्यकर्ताओं के साथ, इसका भी फीडबैक आप लेंगे? बिल्कुल लिया जाएगा। और बाकी चीजें जो कुछ नए पदाधिकारी बनेंगे उनकी घोषणा की जाएगी, कुछ नए जिला अध्यक्षों को चयन किया जाएगा, कुछ प्रदेश के नेताओं को घोषणा हो जाएगी, राज्य कार्यकारिणी के लोगों की घोषणा हो जाएगी। तमाम चीजें जो बैठक में हम लोग रणनीति बनाते हैं और आगे 1 महीने का प्लान तैयार करेंगे, 1 महीने हमको कौन कौन से काम करने हैं, उन सब चीजों पर लोगों की जिम्मेदारियां तय होंगी। उसके बाद अगली बैठक की डेट रखी जाएगी, उस बैठक के लिए समीक्षा अगले बैठक में होगी, ऐसे रणनीति बनेगी। लेकिन अभी तक तो जो चुनाव होना वो चल रहा है, चुनाव में तो माननीय अखिलेश यादव जी फैसला कर लें कि हमको हमारे जो विधायक हैं वो विधायकों के साथ बैठक करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ये तो आपने बहुत स्पष्ट बात कह दी अरुण राजभर जी। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं
और वीरेश लगातार इस सारे जो अभी हलचल हो रही है इस गठबंधन को लेकर जो बातें हो रही हैं उसमें बड़ी पैनी निगाह भी रखे हुए हैं। वीरेश, अरुण राजभर ये कह रहे हैं कि ये तो 1 महीने में बैठक होती है और इस वक्त हमारी बात सुन भी पा रहे हैं वो, और इस बैठक में कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ कार्यकर्ताओं से फीडबैक जरूर लिया जाएगा कि ये जो गठबंधन चल रहा है ये सही दिशा में है कि नहीं है, उपयुक्त तरीके से सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वीरेश, देखिए, अरुण राजभर का एक ट्वीट आया था आज से 3-4 दिन पहले, जब अखिलेश यादव ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं उसके पीछे एक राजनीति है। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति के पीछे भी राजनीति है और उसके पीछे कोई है। अरुण राजभर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, सच हमेशा कड़वा होता है। राजनीति पर्दे के पीछे कौन कर रहा है? जब खुद अपने दल के कार्यकर्ताओं का सुझाव सलाह आप मानते नहीं तो हम जैसे छोटी पार्टी के सहयोगियों की बात क्या मानेंगे? राजनीति में परिणाम जिस प्रकार आ रहे हैं, भविष्य में सुधार नहीं हुआ तो नुकसान सबका है। बात वो एसी कल्चर से निकलने के बयान पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके प्रतिक्रिया में अरुण राजभर का ये ट्वीट आया था। अरुण राजभर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पुत्र हैं ओम प्रकाश राजभर के, सुभाष पार्टी के। अरविंद राजभर महासचिव के भाई हैं और सक्रिय रहते हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जमीन पर काम करते हैं, इसलिए उनको एहसास है। तो अरुण राजभर के इस ट्वीट के मायने क्या है? अरुण राजभर हमारी बात को सुन रहे हैं तो इसका जवाब दे दें। हमारा ये मायने था कि माननीय अखिलेश यादव जी के बिना कहे हम लोग आजमगढ़ में प्रचार करने गए। हम लोग गठबंधन के सहयोगी हैं, तो सहयोगियों को ये नेतृत्व का निर्देश होता है ना कि आप चुनाव हो रहा है, आप लोग वहाँ जाइए। बिना उनके निर्देश के हम लोग आजमगढ़ में 15 दिन कैंप किए, गए, वहाँ रुके, कार्यकर्ताओं को बुलाए, हमने 350 कार्यकर्ताओं को लेकर काम किया। वहाँ जो समाजवादी के कार्यकर्ता थे वहाँ उन लोगों की मांग ये थी, क्योंकि वो डायरेक्ट माननीय अखिलेश यादव जी तक जा नहीं सकते और जिनसे वो कहते हैं वह बात पहुँचा नहीं सकते। तो उनको ये था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हम कहेंगे तो यह बात हमारी वहाँ तक चली जाएगी कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में एक बार खाली दौरा करना, हो सकता है कि हम लोगों की लड़ाई और मजबूत हो जाए। हम अगर 8400 से हारे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी एक कार्यक्रम कर दिए होते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 4 कार्यक्रम करते हैं, उनके बड़े नेता 8 कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे जो मुखिया हैं वो अगर क्षेत्र में नहीं आ रहे थे तो सवाल हमसे भी तो लोग पूछ रहे हैं, तो हम जवाब देंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी आए होते तो वो चुनाव जीत गए होते। अब उसमें जीत का जो परिणाम निकल के आ रहा है, हार का जो परिणाम आया है, तो उससे सबक तो हमको लेना चाहिए। जो उनको आश्वस्त किए थे नहीं आप बिना आए हम जीत सकते हैं, तो अब उनसे भी तो सवाल होनी चाहिए कि ये बिना आए आप कैसे चुनाव हार गए? आपको तो जीत जाना चाहिए। हमारे लोगों ने खुल करके मतदान कर दिया, हमारे लोग बिना खाए पिए मेहनत कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? आपने सोचा कि आपने कह दिया कि एसी से निकल के आजमगढ़ आना चाहिए, तो आपको बुरा लग गया। इसका मतलब ये संगठन के प्रति आपकी कोई चिंता नहीं है, कार्यकर्ताओं के प्रति कोई चिंता नहीं है, आपका संगठन बर्बाद हो जाए उससे कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर हम सहयोगी दल हैं तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके लोग हमसे कह रहे हैं, हम किससे कहने जाए? आप विधायकों से अपने मिलते नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं, तो हमसे कैसे मिलेंगे आप? हमसे कैसे बात करेंगे आप? तो ये सब सवाल आपको अगर नागवार लग रहा है तो फिर आप धरातल पर आकर देख लीजिए, हकीकत देखिए क्या है। आप 2024 मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूँ, 22 चुनाव के बाद मैं गया था माननीय अखिलेश यादव से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये हमें तो पता था कि भारतीय जनता पार्टी हमें चुनाव नहीं जीतने देगी। क्या इसका मतलब आपको पहले से पता था कि भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं जीतने देगी? तो फिर आप कमरे में बैठ के क्या कर रहे थे? आप दो तो अपनी रथ यात्रा चला किस लिए रहे थे जब आपको पता था कि आप भाजपा आपको जीतने नहीं थे? हम लोगों को क्यों अंधकार में रखे थे? आप कह रहे हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हम लोकसभा की कैसे तैयारी करें? आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है तो आप लोकसभा में काम नहीं करने जाएंगे। तो फिर आप अपने सहयोगियों को सही दिशा क्यों नहीं देते हैं? आप सहयोगियों को कैसे क्यों नहीं काम करने के लिए सक्रिय करते हैं? हम तो काम कर रहे हैं, हम हमेशा धरातल अपने संगठन, हमारा हर महीने में हर 5 तारीख को 10 तारीख को हमारी बैठक होती है, 75 जिलों में बैठक होती है, हम 600 गाँव में मीटिंग करते हैं। लेकिन आपके कार्यकर्ता फिर सड़क पर जाकर के घूमते रहते हैं, आप उनको काम नहीं देते हैं। अगर ये कार्यकर्ताओं को हम सलाह सुझाव उनके अब तक पहुंचाने तो आपको बुरा लगा, तो नुकसान हमारा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है और समाज का नुकसान हो रहा है। जो दलित पिछड़े गरीब वंचित की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लोकतंत्र कैसे बचाएं? जब समाज की ताकत को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, लड़ाई मजबूत करेंगे, तभी तो लोकतंत्र बचा पाएंगे। कि कमरे में बैठ के लोकतंत्र बचा लेंगे, संविधान को बचा लेंगे? यह बात उनको बुरी लग रही है। हमारा है स्पष्ट है कि हम गठबंधन के साथी हैं तो हम उतना ही अपनी राय दे सकते हैं
जितना आपको समझ में आए। आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मत समझिए, नुकसान तो आपका हो रहा है ना, हमारा हो रहा है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जी तो अरुण राजभर जी, तब आप अपना काम करिए, अखिलेश यादव अपना काम करें, वो अपना गठबंधन चलाएं, वो अपनी पार्टी चलाएं, आप अपना गठबंधन खोज लीजिए, अपना बिल्कुल वीरेश, ये बात भी है और देखना ये होगा अरुण राजभर जी, मैं स्नेहलता, और ये देखना है कि आज इस मीटिंग से क्या बड़ी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि ये रेगुलर मीटिंग है, आप लोगों के महीने में एक बार होती है, लेकिन आपातकालीन बैठक है या फिर रेगुलर बैठक, इसके नतीजे बताएंगे। शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए अरुण राजभर जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।